Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you all daily current affairs covering 4th March 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदी न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. इट इज़ अबाउट क्वाड समिट. क्वाड समिट जिसके अंदर इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इन चारों कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया. एंड क्वाड समिट के दौरान कुछ अनाउंसमेंट्स आई जैसे कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर कुछ न्यू मैकेनिज़म्स अनाउंस किए गए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस. एंड साथ ही में जो यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है ऑन इंडो पैसिफिक एरिया, इसे भी यहाँ पे डिस्कस किया गया. सो क्वाड इज़ बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज़, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान. एंड इन चारों कंट्रीज़ का एक कॉमन इंटरेस्ट है, दैट इज़ अनहिंडर्ड मेरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी. देयरफॉर क्वाड का भी ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इंडो पैसिफिक एरिया है वहाँ पे इंश्योर करना दैट इट इज़ ऑलवेज फ्री, ओपन एंड प्रॉस्पेरस. एंड क्वाड का जो आइडिया था इसे सबसे पहले जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने 2007 में मूव किया था. हाउएवर उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया इस आइडिया से थोड़े रेजिस्टेंट थे, apparently because of some Chinese pressure. But finally 2017 में India, Australia, US, Japan they came together and formed this quadrilateral coalition. एंड जो रिसेंट क्वाड समिट हुआ है ये उस टाइम पे आया है जब क्वाड ग्रुपिंग के अंदर काफ़ी डीप डिविजन्स हैं इस वक्त, स्पेशली अगर हम यूक्रेन क्राइसिस को लेकर देखें. सो इंडिया हैज़ चोजन टू अब्सटेन फ्रॉम एवरी वोट एट यूएन. अगर कोई भी ऐसी रेजोल्यूशन आती है विच इज़ क्रिटिसाइजिंग रशियाज अटैक ऑन यूक्रेन, सो इंडिया इज़ अब्सटेनिंग फ्रॉम दैट. वेराज अगर हम यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सो दे हैव बीन कॉलिंग फॉर टफ लाइन्स ऑन रशिया. So there is definitely some deep divisions right now in Quad grouping related to Ukraine crisis. And जो अभी जो recent summit हुआ है इसे US President Joseph Biden ने host किया था. And they basically announced new mechanisms for humanitarian assistance in Indo-Pacific area, as well as the impact, what could be the impact of Ukraine crisis on the Indo-Pacific region. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट ओबीसी रिजर्वेशंस इन लोकल बॉडीज़. दिस इशू इज़ गोइंग ऑन इन महाराष्ट्र. सो ये दोबारा न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ने एक इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की थी, इसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया है. एंड महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन अपने इंटरिम रिपोर्ट के अंदर रिकमेंड करता है दैट ओबीसीज के लिए देयर शुड बी 27% रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज़. एंड although Supreme Court has refused to accept this report, State Cabinet has passed a resolution to not hold any polls till the quota is restored. तो ये पूरा का पूरा केस क्या है इसे अंडरस्टैंड करते हैं. तो महाराष्ट्र ने जून 2021 में एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया था बेसिकली टू असरटेन द बैकवर्डनेस ऑफ ओबीसीज इन महाराष्ट्र. एंड इशू तब अराइज होता है जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो एम्पेरिकल रिपोर्ट थी उसकी वेट किए बिना एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर देते हैं विच बेसिकली अमेंड्स दी महाराष्ट्र जिला परिषद एक्ट, पंचायत समितिज एक्ट एंड महाराष्ट्र विलेज पंचायत एक्ट. एंड दे ऑल ऑफ दीज ऑर्डिनेंस इट वॉज एम्ड कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उसके अंदर ओबीसी रिजर्वेशन के साथ इनको कंडक्ट किया जाए. बट दिस वॉज स्ट्रक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट. सो इस पूरे इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि ये जो रिजर्वेशन का इशू है, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन द लोकल बॉडी इलेक्शंस, ये बिना किसी एम्पेरिकल बेस के इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता और ये एक सस्टेनेबल लॉ नहीं होगा. एंड रिसेंटली इवन आर वाघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, इस लेटेस्ट ऑर्डर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स ले डाउन किए विच वॉज बेसिकली मेड मैंडेटरी in terms of providing any reservation to OBCs in local body elections. तो यहाँ पे एक चीज़ समझनी होगी कि लोकल बॉडीज़ के अंदर जो रिजर्वेशन का इशू है, रिजर्वेशंस आर अलाउड, दे आर परमिसिबल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को लेकर 3 कंडीशंस रखी हैं.
इसे फेमसली ट्रिपलेट टेस्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले एक डेडिकेटेड कमीशन को सेटअप करना होगा which will conduct the empirical inquiry into the nature of backwardness in local bodies and जिसके बाद they will specify the proportion of reservation which is needed and third condition ये है कि ऐसी जो reservations हैं इसका में जो 50% कैप है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो जो भी टोटल सीट्स SC, STs एंड OBCs के लिए रिजर्व की जा रही हैं दे शुड नॉट एक्सीड 50% कैप। तो ये एक ट्रिपलेट टेस्ट है। नाउ अब इसमें जो पहली कंडीशन है वो यही है कि जो कमीशन है दे हैव टू सबमिट एन एम्पेरिकल रिपोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो एम्पेरिकल रिपोर्ट है वो सबमिट नहीं की। रादर थर्सडे को एक इंटरिम रिपोर्ट फाइल की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ कर दिया है। सो दिस इज़ द मेन इशू। एंड यहाँ पे अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखें तो आर्टिकल 243D सब क्लॉज 6 एंड आर्टिकल 243T सब क्लॉज 6 इसे सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया दैट दिस बेसिकली परमिट्स रिजर्वेशन बाय एनैक्टमेंट ऑफ लॉ फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडीज रिस्पेक्टिवली। एंड यहाँ पे एक और चीज़ नोट करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट कैबिनेट ने ये रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है कि जब तक ये जो कोटा है ये रिस्टोर नहीं होता तब तक महाराष्ट्र के अंदर जो लोकल बॉडी पोल्स हैं वो नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल मेकेदातु प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। वेल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मेकेदातु प्रोजेक्ट इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स का जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट को लेकर मेन इशू क्या है एंड वाई इज़ तमिलनाडु बेसिकली अपोजिंग टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड इस मेकेदातु डैम की वजह से जो कावेरी रिवर डिस्प्यूट है इसके अंदर एक न्यू चैप्टर इवन ऐड हो चुका है। विल अंडरस्टैंड द इंटायर इशू रिलेटेड टू दिस। सो मेकेदातु का मीनिंग है गोट स्लीप। ये बेसिकली एक बहुत ही डीप गॉर्ज है एंड जहाँ पे कावेरी रिवर और अर्कावती रिवर मीट करते हैं, जहाँ पे कावेरी और अर्कावती का कन्फ्लुएंस है वहाँ पे ये डीप जॉर्ज है जिसे मेकेदातु कहा जाता है। तकरीबन बेंगलोर से 100 किलोमीटर्स अवे इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। 2013 में कर्नाटका ने अनाउंस किया दैट दे विल बी कंस्ट्रक्टिंग दिस मल्टीपर्पज़ बैलेंसिंग रिजर्वायर प्रोजेक्ट एंड इस प्रोजेक्ट का एम था कि जो बेंगलुरु और जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटका की वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर का जो क्राइसिस है उसे वहाँ से एलिवेट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को एम किया गया था। एंड इट वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाएगी जिससे कर्नाटका की जो एनर्जी डिमांड्स हैं उसे भी पूरा किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट अनाउंस होता है तमिलनाडु ने इसको लेकर काफ़ी ऑब्जेक्शंस दिए। तमिलनाडु एक्चुअली ऑब्जेक्टेड ओवर ग्रांटिंग द परमिशन जिसे हम इन्वायरमेंट क्लियरेंस भी जो कहते हैं वो तमिलनाडु ने इस प्रोजेक्ट को नहीं दी एंड इसे लेकर तमिलनाडु ने ये कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ गोइंग टू डैमेज दी तमिलनाडु स्टेट बिकॉज तमिलनाडु स्टेट से भी कावेरी रिवर गुजरती है एंड इट इज़ अ लोअर राइपेरियन स्टेट क्योंकि पहले कर्नाटका में है, कर्नाटका के बाद तमिलनाडु में आती है एंड डिसाइड कि इससे तमिलनाडु को डैमेज होने वाला है एंड ये जो प्रोजेक्ट है इवन जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल का जो फाइनल अवार्ड है उसकी भी वॉयलेशन कर रहा है। एंड तमिलनाडु का मेन पॉइंट यहाँ पे यही था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कावेरी रिवर का जो नेचुरल फ्लो है उसे अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से तमिलनाडु के अंदर जो इरिगेशन है वो काफ़ी सिवियरली अफेक्ट हो सकती है। सो दिस वाज द इशू विद दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अपने फाइनल ऑर्डर के अंदर जो कि 2007 में आया था उसमें कावेरी की जो राइपेरियन स्टेट्स हैं कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु अलॉन्ग विद पुडुचेरी इनको वाटर एलोकेट किया था एंड साथ ही में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने टेंटेटिव मंथली डिलीवरीज भी हैं अगर नॉर्मल ईयर के अंदर उसको भी स्टिपुलेट किया था विच विल बी मेड अवेलेबल बाय कर्नाटका टू तमिलनाडु। एंड इस डिसीजन ये जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट का जो फाइनल ऑर्डर आया था इससे एग्रीव होकर इवन स्टेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इसको लेकर अपील की एंड सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 2018 के अंदर एक रिवाइज्ड वाटर एलोकेशन की जजमेंट आती है जिसके अंदर जो कर्नाटका का जो शेयर था उसे इंक्रीज़ किया जाता है एट द कॉस्ट ऑफ तमिलनाडु।
So, Karnataka was encouraged by the Supreme Court's verdict, and जिसको basically देखा गया कि Supreme Court is also endorsing the stand of Karnataka, and therefore Karnataka ने भी जो मेकेदातु प्रोजेक्ट है उसे further pursue करने का एम बना लिया। जो ओरिजिनली इसे प्रपोज किया गया था एज अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, लेकिन इसको रिवाइज किया गया और इसे मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट कहा गया, एंड दिखाया गया कि इट हैज़ मोर देन वन पर्पस टू सर्व। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर हाइड्रो पावर प्लांट ऑफ नियरली 400 मेगावाट्स इसे भी प्रपोज किया गया है। वेर अगैन कर्नाटका गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि ये जो प्रपोज रिजर्वायर है इससे तमिलनाडु के अंदर भी जो वाटर फ्लो होता है वो रेगुलेट हो पाएगा ऑन अ वेरी मंथली बेसिस, एज इट वाज स्टिपुलेटेड बाय द ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट. And that is why even Karnataka has contended that this project will not affect the interest of Tamil Nadu farmers. So this is the entire issue related to Mekedatu. Well, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए. इट इज़ प्रेजेंट इन कर्नाटका, बिल्कुल कावेरी और अर्कावती रिवर के कन्फ्लुएंस के पास मेकेदातु गॉर्ज है. And as you can see even in this map that Mekedatu, it is present on Kaveri river in Karnataka, but it is very close to Tamil Nadu border, as you can see. आगे बढ़ते हैं. Similarly we have Mulla Periyar Dam. Mulla Periyar Dam भी prelims point of view से important हो जाता है, and again it is a interstate river water dispute, so it becomes important even for mains. Now सबसे important चीज़ जो कि मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड है वो ये है दैट दिस डैम इज़ लोकेटेड इन केरला. केरला के अंदर पेरियार रिवर है. पेरियार रिवर पे मुल्ला पेरियार डैम प्रेजेंट है. हाउएवर इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु. सो दिस इज़ बेसिकली मैसोनरी ग्रेविटी डैम जो कि पेरियार रिवर केरला में प्रेजेंट है. एंड जोग्राफी वाइज अगर हम देखें तो कार्डमम हिल्स जो वेस्टर्न घाट्स की हैं केरला के अंदर, वहाँ पे ये सिचुएटेड है. इसे जॉन पेनीक्विक ने कंस्ट्रक्ट किया था 1887 एंड 1895 के बीच में. ही वॉज बॉर्न इन पुणे एंड ही ऑल्सो रीच्ड इन एन एग्रीमेंट टू डाइवर्ट द वाटर ईस्टवर्ड्स टू मद्रास. नाउ जैसा कि हमने सबसे पहले इशू की बात की, यहाँ पे ऑपरेशनल इशू बहुत बड़ा है क्योंकि ये डैम केरला में लोकेटेड है बट इसे ऑपरेट और मेंटेन करता है तमिलनाडु. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड नो कि जो मुल्ला पेरियार डैम है ये एंटायरली इसका जो कैचमेंट एरिया है वो केरला में लाई करता है. तो ये एक इंटरस्टेट रिवर नहीं है. यहाँ पे जो पूरा का पूरा इशू है वो ऑपरेशनल इशू है. वेल नवंबर 2014 में इसका जो वाटर लेवल था वो 142 फीट हिट किया. एंड उसके बाद अगैन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 2018 के अंदर वो दोबारा रीच की गई. एंड जो इस डैम की जो टेंडेंसी है टू स्टोर द वाटर, इट इज़ ऑलमोस्ट फुल. एंड यहाँ पे जो डिस्प्यूट है दैट इज़ ऑन द कंट्रोल एंड सेफ्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम. इवन 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि तमिलनाडु दे कैन रेज द लेवल ऑफ डैम टू 152 फीट आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट. एंड जिसके बाद इवन मुल्ला पेरियार डैम को इवन एंडेंजर्ड शेड्यूल डैम डिक्लेयर किया गया बाय केरला गवर्नमेंट and under this disputed Kerala Irrigation and Water Conservation Act of 2006. And Tamil Nadu के लिए जो मुल्ला पेरियार डैम है, it is basically diverting the Periyar river's water, which is actually the lifeline for Theni, Madurai, Shiva Ganga districts. तो बेसिकली तमिलनाडु यहाँ पे उनका जो कॉलोनियल राइट है जिसके थ्रू वो उस डैम को कंट्रोल करते हैं, उसके वाटर को यूज़ करते हैं, बिकॉज 1886 के अंदर एक लीज एग्रीमेंट हुआ था. तो दे स्टिल इंसिस्ट ऑन दैट एंड दे स्टिल एक्सरसाइज, दे ऑपरेशनलाइज द डैम. एंड जब भी मुल्ला पेरियार डैम की बात आती है तो वाटर लेवल कितना होगा ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है. तो उसे लेकर रूल ऑफ कर्व जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट स्पेसिफाइज कि जो एक रिजर्वायर है उसकी स्टोरेज या फिर एम्प्टी स्पेस कितनी मेंटेन करनी चाहिए एट द डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर. तो इसके अंदर बेसिकली जो फ्लक्चुएटिंग स्टोरेज लेवल्स होते हैं रिजर्वायर के उनको डिसाइड किया जाता है, क्योंकि कभी रेनी सीजन होता है पानी ज़्यादा होता है, जब रेनी सीजन नहीं होता तो पानी कम होता है. तो ये जो फ्लक्चुएटिंग स्टोरेजेस हैं उसको डिसाइड किया जाता है. एंड ऑन दिस बेसिस जो गेट ओपनिंग का शेड्यूल है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस रूल ऑफ कर्व. एंड डैम की अगर हम सेफ्टी की बात करें तो इट बिकम्स वेरी कोर पार्ट ऑफ दैट.
And even Tamil Nadu government even blames Kerala for delaying the finalization of this rule of curve, जिसके थ्रू जो डैम सेफ्टी का जो mechanism है वो और strengthen हो सके. So as the name suggests, Mulla Periyar, it is present on Periyar River. ये केरला की longest river है. It is also known as lifeline of Kerala. एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए. पेरियार रिवर शिवागिरी हिल्स वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट करती है एंड इट फ्लोज थ्रू पेरियार नेशनल पार्क. इसकी कुछ और ट्रिब्यूटरीज भी हैं जैसे कि मुथिरापुजा, मुलायार, चिरुथोनी, पेरिनजनकुती. तो आज ही के पेपर में हमने दो एरियाज डिस्कस कर लिए, मुल्ला पेरियार एंड मेकेदातु. सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल नुक्कू कुली से रिलेटेड है. केरला के अंदर एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है जिसके अंदर केरला हेडलोड वर्कर एक्ट 1978 इसे अमेंड करने का प्रपोजल दिया गया है. सो ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल आया है दैट इज़ हैविंग अ प्रोविजन of up to 2 years of imprisonment and a fine of ₹1 lakh for a worker demanding nukku kuli. सबसे पहले समझते हैं that what is nukku kuli and then we will see कि जो recent draft आया है उसके अंदर क्या proposals किए गए हैं. So let's understand what is nukku kuli. तो बेसिकली हमारे पास जो हेड लोड वर्कर्स होते हैं जो कि लोडिंग और अनलोडिंग वाली एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे मेनली देखा गया है कि नुक्कू कूली की प्रैक्टिस आती है. तो बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड हेड लोड वर्कर्स होते हैं दे यूजुअली डिमांड फॉर नुक्कू कूली, चाहे वो खुद लोडिंग और अनलोडिंग का काम करें. लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे रजिस्टर्ड हेड लोड वर्कर्स कुछ अपने खुद के वर्कर्स को हायर करते हैं टू गेट द जॉब डन एंड देयरफॉर सच वर्कर्स दे आस्क फॉर नुक्कू कूली, कि चाहे वो खुद करें या फिर वो किसी और वर्कर से अपना काम करवाएं. दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ वेज विच इज़ मेंट फॉर सच वर्कर्स हु आर ओवरसीइंग द वर्क ऑफ अ फेलो वर्कर. आई यू अंडरस्टैंडिंग? इनका काम था लेकिन इन्होंने कुछ और वर्कर्स को लेकर आए कि तुम ये काम करो, तो ये मांगते हैं कि ओके हमने ये काम करवा दिया सो वी वॉन्ट नुक्कू कूली. एंड इस पूरे इशू को लेकर बहुत सारे लॉज को भी इनैक्ट किया गया है ताकि ऐसे वर्कर्स हुआ कैरिंग लोड्स एंड दे आर लोडिंग एंड अनलोडिंग, उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो सके. तो इस पूरी नुक्कू कूली के इशू को लेकर एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है जिसके अंदर जो केरला हेडलोड वर्कर्स एक्ट 1978 है इसे अमेंड किया जाएगा और इसके अंदर ये प्रोविज़न ऐड किया जाएगा जिसके अंदर 2 years की इम्प्रिजनमेंट या 1 लाख का फाइन हो सकता है ऐसे वर्कर के लिए जो कि नुक्कू कूली डिमांड करता है. सो इस लेजिस्लेशन के अंदर एक और मेजर चेंज इंक्लूड किया गया है कि जो हेडलोड वर्कर्स हैं ये टर्म यूज़ करने की बजाय लोडिंग एंड अनलोडिंग वर्कर्स टर्म यूज़ करनी चाहिए. अलॉन्ग विद दिस टू स्किल सच वर्कर्स ताकि जो डेलिकेट और सोफिस्टिकेटेड आर्टिकल्स हैं ये उनको भी हैंडल कर सकें. वेल राइट नाउ दे आर बार्ड फ्रॉम हैंडलिंग सच थिंग्स. तो बेसिकली इनको फर्दर स्किल करना चाहिए. ये प्रपोजल भी केरला हेडलोड वर्कर्स का जो वेलफेयर बोर्ड है उन्होंने प्रोजेक्ट किया है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल टैक्स इवेजन से रिलेटेड है. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टैक्स इवेजन के वेज क्या हैं, what are the main causes of tax evasion and how tax evasion impacts our economy, and tax evasion को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए and what more needs to be done in this particular case. तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. सो टैक्स इवेजन में बेसिकली जो इनकम होती है नाउ इनकम के साथ टैक्स लायबिलिटी बनती है. तो इनकम को हाइड किया जाता है या फिर अंडरस्टेट किया जाता है या फिर फॉल्सली रिपोर्ट किया जाता है ताकि जो टैक्स लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो सके. इट इज़ बेसिकली अ काइंड ऑफ टैक्स फ्रॉड जिसके अंदर टैक्स नहीं पे किया जा रहा या फिर जितना बनता है उससे कम टैक्स दिया जाता है. एंड बेसिकली बाय नॉट डिक्लेयरिंग द कैश ट्रांजेक्शंस, जो इनकम का सोर्स है उसको फैब्रिकेट करना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं. तो टैक्स इवेजन इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ टैक्स फ्रॉड. एंड इंडिया के अंदर टैक्स इवेजन ये इलीगल है और इसको लेकर काफ़ी सिवियर पेनल्टीज़ भी हैं. सो बेसिकली अपनी इनकम रेंज को डिस्क्लोज ना करना, इसे लेकर 100 to 300% जो टैक्स बनता है उतनी पेनल्टी बन सकती है. सो वी हैव 2 terms,
टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली जो टैक्सेस हैं उनको पे नहीं किया जाता, अवॉइड किया जाता है बाय लॉफुली कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस। लॉफुली जो प्रोविजंस हैं उनके साथ कंप्लाई करते हुए टैक्स ना पे करना, अवॉइड करना, दैट इज़ कॉल्ड एज टैक्स अवॉइडेंस। लेकिन टैक्स इवेजन के अंदर फ्रॉड और अनफेयर प्रैक्टिसेस के थ्रू जो टैक्स है वो नहीं पे किया जाता। सो टैक्स अवॉइडेंस के अंदर टैक्स प्लानिंग की जाती है एंड लॉफुली जो तरीके हैं, कोई लूप होल अगर है उसका एडवांटेज लेकर टैक्स अवॉइड किया जाता है। लेकिन टैक्स अवेजन में पूरा का पूरा फ्रॉड परफॉर्म किया जाता है, जो टैक्स लायबिलिटी है उसको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। Now, there are so many ways जिसके थ्रू टैक्स इवेजन किया जाता है। देर आर incidences ऑफ स्मगलिंग जिसके अंदर जो स्टेट टैक्स हैं, एग्जिम टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़, इनको स्मगल किया जाता है। सो इट इज़ बेसिकली पनिशेबल एज वेल। सिमिलरली जो इनकम टैक्स रिटर्न्स जब फाइल की जाती हैं तो उस टाइम पे इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम और जो डिडक्शंस हैं उनको वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो फॉल्स भर दिए जाते हैं। फेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स बना दिए जाते हैं। इवन पीपल कीप देयर मनी आउटसाइड इंडिया एज वेल, या फिर जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी ब्राइब कर दिया जाता है। सो देयर आर मैनी वेज जिसके थ्रू टैक्स इवेजन की जाती है। ना अगर हम ये डिस्कस करें कि लोग टैक्स इवेजन क्यों करते हैं तो जो रीज़न्स हैं वो बहुत वेरी करते हैं। किसी के लिए टैक्स रेट्स हाई हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर इनकम, या फिर जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी विजिलेंट नहीं हैं, कंट्री में लॉ इन्फोर्समेंट अगर स्ट्रिक्ट नहीं है तो ऐसे केस के अंदर लेट्स से देयर आर नो कॉन्सिक्वेंसेस तो डेफिनेटली लोग टैक्स इवेट करेंगे। कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं, ग्रीड, the habit of accumulation is also present in our society, so there could be many reasons जिसकी वजह से टैक्स इवेजन किया जाता है। ना सबसे पहले इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जाता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। तो अगर टैक्स इवेजन हो रही है सो लेस रेवेन्यू इज़ गोइंग टू द गवर्नमेंट, एंड जिसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट क्रिएट हो सकता है एंड इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी। एंड बेसिकली यहाँ पे ग्रेशम्स लॉ आता है विच इज़ बेसिकली अ मॉनिटरी प्रिंसिपल विच सेज दैट द बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड। मतलब इससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, ब्लैक मनी मार्केट में सर्कुलेट करेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जो मॉनिटरी पॉलिसीज़ बनाएगा सेंट्रल बैंक वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएंगी। सिमिलरली जो रियल एस्टेट हैं उनके जो प्राइसेस है वो इन्फ्लेट करेंगे। एंड इंडिया का जो ब्लैक मनी है इवन ये भी कहा जाता है कि दे आर स्टैश्ड इन स्विस बैंक्स एंड ऑल। तो बेसिकली जो इकोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पे पूरी तरह से डिफीट हो जाते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ब्लैक मनी चल रहा है, सो इट सिवियरली इम्पैक्ट आवर इकोनॉमी। सो टैक्स इवेजन और ब्लैक मनी को स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो फॉर्म्ड अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विच बेसिकली लुक्स इनटू द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू ब्लैक मनी ओनली। देन वी ऑल्सो हैव इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन्होंने भी एक टैक्स इवेजन रिकॉर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट की है। बेसिकली वो लोग जो कि अपना टैक्स अवॉइडेंस रिपोर्ट करते हैं उनको यहाँ पे कंपनसेट किया जाता है। एंड इवन इंडिया यूएसए इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है टू प्रिवेंट अमेरिकन्स फ्रॉम इवेडिंग देयर मनी। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉरेन कंट्री से इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में पैसा डालकर टैक्स इवेड किया जाता है और वाइस वर्सा। तो इंडिया और यूएसए ने इसको रोकने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। देन कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास ब्लैक मनी है दे कैन इन्वेस्ट इन अ स्पेशल बॉन्ड, उनके लिए स्पेशल बेरर बॉन्ड स्कीम आई है। So they, all those who have black money, they can invest in this particular type of special bond as well. And even government ने tax bracket को raise किया है, जो reduction rate है उसे कम किया है, and they have also tightened the lawful tax avoidance techniques as well. तो इन सब से जो टैक्स इवेजन है वो कम से कम हो वो इंश्योर किया जाता है। Along with this, India has joined the Multilateral Competent Authority Agreement in respect of automatic exchange of information. And इसके अंदर इंफॉर्मेशन शेयरिंग यूएसए के साथ की जाती है अंडर द फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसके थ्रू ग्लोबली जब टैक्स इवेजन की जाती है, ब्लैक मनी सर्कुलेट किया जाता है, उसे यहाँ पे रोक सकते हैं। एंड इवन सिमिलरली इंडिया और स्विट्ज़रलैंड ने भी ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन
इसको लेकर अपना जो काम है वो चल रहा है, ताकि इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में भी सिमिलर जो प्रोविजंस हैं वो आ सके। एंड इंडिया में लोकसभा ने बेनामी ट्रांजैक्शंस बिल 2015 को पास किया था। इट वाज आल्सो एमिंग कि जो एंटी ब्लैक मनी पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाएं, एंड जो प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर उनको सीज़ किया जाए, एंड जो ऐसे लोग जो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन भी इस्टेब्लिश किया है, विच बेसिकली अंडरटेक द फंडामेंटल रिफॉर्म्स टू टैक्स कंसर्न्स, ताकि इंडिया के अंदर जो टैक्स है, जो प्रोसीजर्स हैं वो सिंप्लीफाई हो सकें, स्ट्रीमलाइन हो सकें। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। हमने इस वीडियो में आज के पेपर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उन्हें हमारी प्रिपरेशन के साथ लिंक करते हुए डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।